नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र, जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है देश की सुरक्षा। तो ये सारा लेसन प्लान देश की सुरक्षा टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर या कॉपी के बाएं पेज लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, और विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र। प्रकरण हो जाएगा देश की सुरक्षा, और किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए। और अवधि कितने देर तक पढ़ाना है तो 40 मिनट हो जाएगा, और किस घंटे में पढ़ाना है वो लिखिएगा, और डेट क्या है और आपका सत्र क्या है। उसके बाद आता है समान उद्देश्य, और समान उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में इसका लगभग 4 या 5 पॉइंट होना चाहिए। समान उद्देश्य यानी कि जनरल जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य में हम देखते हैं कि विषय के बारे में वहाँ पर गहन जानकारी प्राप्त करना होता है। तो समान उद्देश्य में 5 पॉइंट है। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि इसका भी 4 या 5 पॉइंट होना चाहिए, जिसमें पहला देखेंगे छात्र देश की सुरक्षा के बारे में जानेंगे, यह हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। दूसरा, छात्र देश और सुरक्षा के बीच के संबंध को जान पाएंगे। तीसरा, छात्र देश सुरक्षा से संबंधित शक्तियां एवं कार्य को जानेंगे। चौथा, छात्र सुरक्षा की विशेषता एवं महत्व को जानेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र सुरक्षा से संबंधित नियम और कानून को जान सकेंगे। उसके बाद अगला पेज आते हैं दाहिने पेज में, जिसमें हम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर आ जाएगा। आप किस विधि का प्रयोग करेंगे पढ़ाने के दौरान, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं देश की सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको थोड़ा बहुत जानकारी है इस विषय में। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं वो प्रश्न करेंगे बच्चों से। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि हमारे देश का क्या नाम है, छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि भारत में स्वतंत्रता से पहले किसका शासन था, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अंग्रेजों का। फिर उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न तीसरा बनेगा कि अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए क्या किया गया, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आंदोलन व संघर्ष। आंदोलन व संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हुई, तो आज़ादी। आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, तो देश की सुरक्षा की। देश की सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक यहाँ पर हो जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में देश की सुरक्षा, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग देश की सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पेज आते हैं, जिसमें कि हम दोनों पेज को यूज करेंगे। यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे, प्रस्तुतिकरण के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा, एक शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक को हमें विस्तार से बताना है। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में रहेगा,
उस टॉपिक की व्याख्या, और छात्र क्रियाशीलन में रहेगा कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, वो किस तरीके से सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है, यहाँ पर मेन पॉइंट को लिखते हैं ताकि छात्र अच्छे तरीके से विषय को समझ सके। आप डायग्राम भी बना सकते हैं अपने अनुसार। तो देश की सुरक्षा, स्वतंत्रता के बाद देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को यानी कि सैनिक शक्ति को मजबूत किया जाए। आज़ादी के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। अब जो व्याख्या दिया गया है तो उससे संबंधित प्रश्न छात्र अध्यापिका करेंगी। ये व्याख्या और विस्तार पूर्वक क्लास में आप दे सकते हैं जिस तरह से बच्चे समझ सकें। तो अब इसी से संबंधित प्रश्न करेंगी कि देश की सुरक्षा किस पर निर्भर करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सैन्य शक्ति पर। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा देश की सुरक्षा। आप मेन पॉइंट को यहाँ पर डाल सकते हैं, सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला शिक्षण बिंदु हमारा आएगा सेना का अंग। तो देश की सुरक्षा, यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताती हैं कि देश की सुरक्षा मुख्य रूप से सैन्य संगठन पर निर्भर करता है। सेना के 3 अंग होते हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। थल सेना को हम आर्मी भी कहते हैं। थल सेना जो जमीन पर युद्ध करती है। जल सेना नेवी, जल सेना समुद्री सीमाओं पर युद्ध करती है, जबकि वायु सेना एयरफोर्स, वायु सेना आकाशीय सीमाओं पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है सेना के अंग के बारे में, उसी से संबंधित यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगी कि सेना के कितने अंग हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि 3 अंग है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर देखेंगे कि सेना के 3 अंग हैं। तो थल सेना को हम आर्मी कहते हैं, जल सेना को नेवी और वायु सेना को एयरफोर्स। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा। हमारा शिक्षण बिंदु जो है वो 4 टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा देश की सुरक्षा, दूसरा देखा सेना के अंग, अब तीसरा देखेंगे सैन्य संगठन और चौथा देखेंगे सेना का मुख्यालय। कम से कम 4 होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। सैन्य संगठन, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर एक विचार समिति है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देश की सुरक्षा व सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए सैन्य संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कॉलम बना सकते हैं, सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। अब जो व्याख्या दिया गया है सैन्य संगठन के बारे में, उसी से संबंधित प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका कि बच्चों ने क्या सीखा है। तो प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत का राष्ट्रपति। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे सेना का मुख्यालय। तो भारत की तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना को 5 कमान में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। भारतीय नौसेना को, यहाँ पर था थल सेना, अब देखेंगे नौसेना को 3 कमानों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी कमान। जबकि वायुसेना के 4 कमान है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, प्रशिक्षण कमान और रखरखाव कमान। थल सेना अध्यक्ष को जनरल बोलते हैं, नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल और वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। अब जो व्याख्या दिए गए उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है एडमिरल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र का जो व्यवहार है, कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। अब यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में ऐसे लिख सकते हैं आप,
तीनों सेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में हो गया। और 3 सेना कौन है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना, जिसे हमने देखा था थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो यही चीज़ है यहाँ पर। तो थल सेना को हम जनरल भी कहते हैं, नौसेना को एडमिरल कहते हैं और वायुसेना को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। थल सेना में हमने देखा 5 कमान है, नौसेना में 3 कमान है और वायुसेना में 4 कमान है। अब अगला पेज आएंगे, यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, यानी कि जो पढ़ाया गया है आप इसको क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। पूरा चीज़ को लिखना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। तो मूल्यांकन प्रश्न जो है, यहाँ पर प्रश्न की संख्या 4 या 5 होना चाहिए और मूल्यांकन के द्वारा ये जाना जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है कि देश की सुरक्षा किस पर निर्भर करती है। दूसरा हो जाएगा थल सेना का क्या कार्य है। तीसरा भारतीय थल सेना के कितने कमान है। और चौथा हो जाएगा भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है। और पांचवा थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि आपने जो पढ़ाया है उसको एक बार दोहरा दीजिए। इससे क्या होगा कि छात्र अच्छे तरीके से समझ जाते हैं पढ़ाए हुए विषय को। तो इसका भी लगभग 4 पॉइंट होना चाहिए। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति होता है और पुनरावृत्ति के बाद हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को। तो पहला प्रश्न है कि देश की सुरक्षा सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। दूसरा, यहाँ पर पहला हो गया देश की सुरक्षा सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा बिंदु, सेना के मुख्य 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इसको शॉर्ट क्रम में दोहरा दिया जाता है। तीसरा हो गया भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और चौथा, भारत के तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो पुनरावृत्ति में हम छोटे क्रम में दोहरा देते हैं पढ़ाए हुए चीज को। अब गृह कार्य है, तो पहला हो जाएगा प्रश्न यहाँ पर कि देश की सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। और दूसरा है सेना के मुख्य अंगों का वर्णन करें। जो गृह कार्य होता है वो थोड़ा सा बच्चों को भारी प्रश्न दिया जाता है। अगर आप हल्के प्रश्न देंगे तो वो क्या करेंगे कि क्लास में ही बना लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।